स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का 11 चैप्टर पढ़ेंगे, वर्क एंड एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, साइंस के टर्म में वर्क जो होता है वो हमारे जनरल वर्क से डिफ़र करता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है देयर इज़ अ डिफरेंस इन द वे वी यूज़ द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे वी यूज़ इट साइंस। इसका मतलब ये है कि जो वर्क हम साइंस में लेते हैं उसका डेफिनेशन हमारे डे टू डे लाइफ से अलग है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। इसका मतलब यह है कि हमने बहुत सारा काम किया। जनरल लैंग्वेज में हमारी जो जनरल भाषा है, मीन्स अगर कोई बच्चा बैठकर कॉपी के नोट्स लिख रहा है और उसने 3 घंटे तक नोट्स लिखे, तो साइंस ये कहता है कि उसने वर्किंग हार्ड नहीं किया, उसने लिटिल वर्क किया। ठीक है, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाया हुआ है, हम जरा उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। कामली इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। शी स्पेंड्स ए लॉट ऑफ टाइम इन स्टडीज। शी रीड्स बुक्स, डायग्राम्स, ऑर्गेनाइज हर थॉट्स, collects question paper, attends classes, discusses problem with her friends and performs experiment. She expends a lot of energy on these activity. In common parlance, she is working hard. All this hard work may involve very little work. ठीक है, if we go by scientific definition of work, तो साइंस ये कहता है कि अगर आपने इस प्रकार की कोई एक्टिविटी की तो आपने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, बहुत लिटिल अमाउंट वर्क किया। ठीक है, तो साइंस की डेफिनेशन में वर्क की जो डेफिनेशन है वो अलग है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है, इसमें हमें क्या बताया है कि सपोज़ आपने एक रॉक है और रॉक को आपने पुश किया, और पुश करने के बाद उस रॉक की पोजीशन में जैसे वो थी वैसे ही रही, ज़रा सा भी उसमें क्या हुआ, मूवमेंट नहीं हुआ। तो साइंस ये कहता है आप पूरी तरह थक गए, टायर्ड हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, लेकिन साइंस ये कहता है कि आपने कोई भी काम नहीं किया। अगर उसकी पोजीशन में ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं आया है तो आपने काम नहीं किया। यहाँ पर लिखा है इफ़ हाउएवर यू हैव नॉट डन एनी वर्क ऑन द रॉक एज देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक। अगर रॉक की पोजीशन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो आपने कोई काम नहीं किया। ठीक है, आप एग्जॉस्ट हो गए, आपने इतना फोर्स लगाया, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता अगर डिस्प्लेसमेंट, रॉक की पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है। इसमें इन्होंने क्या है कि आपने सपोज़ बहुत सारा बर्डन है, कोई वेट है और वेट में आपने क्या किया, उसको अपने सर पे रख रखा है। ठीक है, जैसे कूली होते हैं वो अपने सर पर रख के और वो खड़े हो गए। ठीक है, आप 2 घंटे तक खड़े रहे, यू गेट टायर्ड, आप टायर्ड हो गए पूरी तरीके से, आपने ज़रा सा भी अपनी पोजीशन में मूवमेंट नहीं किया। ठीक है, तो साइंस ये कहता है कि आपने कोई काम नहीं किया। अगर आप उसको रेलवे स्टेशन से उठा के ट्रेन में रख देंगे तब तो आपने काम किया, लेकिन अगर आप एक जगह लेकर उसको खड़े हो गए और आप कोई आपने डिस्टेंस नहीं ट्रैवल किया, मीन्स आपकी पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं आया, जहाँ पर थे वहीं पर हैं, तो आपने कोई काम नहीं किया। ठीक है, तो वर्क का डेफिनेशन क्या है, वर्क क्या कहता है साइंस की डेफिनेशन में कि आप अगर कि डिस्प्लेसमेंट में, पोजीशन में चेंज आ रहा है तभी आपने काम किया, अदरवाइज़ काम नहीं किया। ठीक है, तो वर्क का डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्क का डेफिनेशन क्या कहता है, जैसे ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है टेबल के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया हुआ है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पे हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, टेबल के अलोंग क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट था। अब ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, मतलब हाथ से इसको पुश किया, तो इसकी पोजीशन में क्या हुआ, कुछ मूवमेंट हुआ, और कितना मूवमेंट हुआ, वो एस मूवमेंट हुआ। मीन्स ये ऑब्जेक्ट यहाँ से खिसक कर, यहाँ से मूव होकर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये जो कितना खिसका यहाँ से यहाँ तक, एस वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और उसकी पोजीशन में कितना डिफरेंस आ गया, एस डिफरेंस आ गया,
तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर यहाँ पर हम फोर्स लगाते रहते ऑब्जेक्ट के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, मीन्स जहाँ वस्तु थी, जहाँ ऑब्जेक्ट था वहीं पर रखा रहता, तो एस इजिकल टू क्या हो जाता, जीरो हो जाता। अब जीरो हो जाता तो एफ इंटू जीरो कितना होता, बराबर कितना हो जाएगा, वर्क जीरो हो जाएगा। तो जब तक कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो हमारा साइंस ये कहता है कि डिस्प्लेसमेंट होने पर ही क्या होगा, वर्क डन होगा, अदरवाइज वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। इस फार्मूले पर बेस्ड कई बार हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर क्या आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट जो है फार्मूला है और लाइफ में ये आपको बार बार आपके सामने आएगा, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, एफ इंटू डी भी बोला जाता है इसको, कभी कभी एफ इंटू एस भी बोला जाता है। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, वेयर एफ इज़ ए फोर्स एंड डी इज़ ए डिस्प्लेसमेंट। अच्छा स्टूडेंट, इसका यूनिट क्या होना चाहिए, आप देखेंगे यहाँ पर फोर्स का जो यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, एफ का यूनिट क्या होता है, एफ का यूनिट होता है हमारा न्यूटन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो वर्क का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन इंटू न्यूटन मीटर। ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट होता है जूल के। ठीक है, जूल, या तो आप न्यूटन मीटर कह दीजिए या जूल कह दीजिए। वर्क डन का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन मीटर या जूल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है, दस द वर्क डन बाई ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द, वर्क डन किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो एफ इंटू डी, एफ इंटू एस को क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। ठीक है, वर्क डन जो होता है अपने आप में कैसा क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या, किसकी ज़रूरत नहीं होती है, किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है कि किस डायरेक्शन में वर्क हुआ। ठीक है, वर्क डन अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। इट रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे ये फॉर्मूला था, यहाँ पर अगर हम एफ इजिकल टू 1 न्यूटन रख दें और डिस्प्लेसमेंट कितना कर दें, 1 मीटर, तो हमारा जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, 1 इंटू 1 इजिकल टू 1 आ जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, 1 जूल वर्क हो जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है। इफ़ एफ इजिकल टू 1 न्यूटन एंड एस इजिकल टू 1 मीटर, देन द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी 1 न्यूटन मीटर। 1 इंटू 1 हमारा फोर्स हो गया, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1 मीटर, बराबर कितना आएगा, 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो 1 जूल बराबर वर्क कब होगा, जब हमारा फोर्स 1 न्यूटन हो और हमारा डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो। द यूनिट ऑफ वर्क इज़ न्यूटन मीटर, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, और न्यूटन मीटर इज इक्विवेलेंट किसके होता है, 1 जूल के बराबर होता है, और 1 जूल इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन ए फोर्स 1 न्यूटन डिस्प्लेस इट बाय 1 मीटर along द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मीन्स इसका मतलब यह है कि एक जूल वर्क किसके बराबर होगा, जब हम 1 न्यूटन के फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और वो कितना मूवमेंट कर जाए, 1 मीटर मूवमेंट कर जाए, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, 1 जूल होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हमारा 5 न्यूटन के ऊपर लगाया जा रहा है यहाँ से, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है कितने मीटर डिस्प्लेस हो जा रहा है, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो हमसे वर्क डन पूछा है, तो 5 इंटू 2 10 न्यूटन मीटर और 10 जूल। ठीक है,
सिंपल एग्जाम्पल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आते हैं पॉजिटिव फोर्स। पॉजिटिव फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लड़की है, ठीक है, एक गर्ल है, वो क्या कर रही है, गाड़ी को बांधकर अपनी ओर खींच रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारी जो कार है वो मूव कर रही है, ठीक है। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है और कार भी इस डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, ठीक है। मीन्स डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है, अगर उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हमारा फोर्स कैसा कहलाएगा, पॉजिटिव फोर्स कहलाएगा, ठीक है। इसको थ्योरी में देख लेते हैं। कंसीडर ऑल सिचुएशन इन विच फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। ए बेबी पुलिंग ए टॉय car parallel to the ground as shown in figure, the baby exerted a force, exerted means होता है अप्लाई करना, फोर्स लगाना, a force in the direction of displacement of cars, ठीक है। एक फोर्स लगा रही है कार के, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इस सिचुएशन में वर्क डन जो होगा विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इन सच सिचुएशन वर्क डन बाय द फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे वर्क डन को कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। जैसे आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ देखा था कि लड़की क्या कर रही थी, रस्सी को से पुल कर रही थी कार को, तो फोर्स किस डायरेक्शन में हो रहा था और उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। तो हमारा वर्क डन क्या होगा, फोर्स पॉजिटिव होगा और उसकी वजह से हमारा जो वर्क डन है वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, सेम सिचुएशन है। इस सिचुएशन में क्या हुआ है कि गाड़ी जो है पहले से चल रही है, ठीक है, गाड़ी ऑलरेडी मूव कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब हमने क्या किया, उस गाड़ी को रोकने के लिए एक फोर्स अप्लाई कर दिया। तो एकदम से तो गाड़ी नहीं रुकती है, फोर्स अप्लाई करने पर, फोर्स अप्लाई करने के बाद एकदम नहीं रुकती है, वो थोड़ी देर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं हम, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, हमारा फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जैसे कार में आप देख सकते हैं, ये हमारा कार का एग्जांपल है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि सपोज़ कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस कार को रोकने के लिए आगे से फोर्स अप्लाई किया, तो कार तो आगे जा रही थी, डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ हो रहा था, है ना। लेकिन हमने कार को रोकने के लिए फोर्स लगाया, ठीक, तो कार एकदम से नहीं रुकेगी, थोड़ा डिस्प्लेस करेगी, थोड़ा चलेगी, फिर रुक जाएगी। तो आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और हमारे फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में फोर्स क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट की विपरीत डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारा फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने की वजह से जब हम वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है एफ बराबर डब्लू बराबर एफ इंटू एस, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट को या तो आप नेगेटिव ले लो या फोर्स को नेगेटिव ले लो, किसी एक को हमें नेगेटिव लेना होगा, क्योंकि एक दूसरे के ये दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ऐसे में हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव फोर्स को समझा कि अगर दोनों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा, और अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा अबाउट द वर्क था, वर्क का डेफिनेशन के बारे में था। अगले जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम एनर्जी के बारे में देखेंगे स्टूडेंट, फिर उसके बाद पावर के बारे में देखेंगे, और पावर के अंदर जो kWh का यूज़ होता है, मेरा मोटो आपको kWh बताना है, जो यूनिट का हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन का यूनिट होता है kWh, किलोवाट आवर्स। तो उसके लिए वर्क का भी समझना ज़रूरी है, एनर्जी का आना ज़रूरी है और पावर का आना ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट अगले वीडियो में हम लोग एनर्जी की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।